वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कि जो प्रोसेस होता है केमिकल्स का आपस में इंटरेक्ट होने का, जो मतलब कि जब दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, तो वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस पैदा करते हैं या नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। और ए केमिकल रिएक्शन हैपन व्हेन वन और मोर केमिकल्स आर चेंज इनटू वन और मोर अदर केमिकल्स। कि केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब एक या एक से अधिक केमिकल्स चेंज हो जाए रिएक्ट करने के बाद अदर केमिकल्स में। कि दो केमिकल्स हमने लिए, उनको आपस में मिक्स किया, उन्होंने रिएक्शन की, उसके बाद जो हमें आउटपुट में मिला वो क्या है, अब एक नया केमिकल बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में क्या करते हैं हम। जैसे घरों में दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूध को फाड़ना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम, दूध के अंदर कुछ खट्टा डालते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद वो क्या होता है, दूध फट के दही बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक खट्टा लिया और एक दही लिया, दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, उन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके हमें आउटपुट में क्या मिला, दही मिला। तो इसे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। तो मतलब उस खट्टे और दही के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जिससे हमारा दही तैयार हुआ। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे चैप्टर के हिसाब से, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कि क्या है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाटर बनाती है। वाटर कैसे बनता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम लिए, ऑक्सीजन के एटम लिए, दोनों को मिक्स किया और क्या हुआ, वाटर मिल गया। अब क्या है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग है, और दोनों क्या है, गैसेज है। दोनों को कंबाइन किया, मतलब रिएक्ट करवाया और हमने वाटर बना लिया। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट हमें आउटपुट में मिला। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, दोनों मिक्स हुए, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस। ठीक है जी। तो ये क्या है, दोनों केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल्स है। आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है जी, उसे जब हम सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की सिंबल की रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। ठीक है जी। जैसे कि H2 + O2, जो हमने पीछे देखा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर। कितनी लंबी लाइन है ना, कि एक तरह से लाइन को याद ही करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन को H2 प्लस सिंबल लगा दिया O2, फिर एरो लगा दिया H2O। तो ये क्या हुआ, हमने इसे मैथमेटिकल या सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। तो इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। सेम कार्बन की ऑक्सीजन की जो रिएक्शन थी उसे भी हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। तो ये दोनों क्या है, केमिकल इक्वेशन। इनका फायदा क्या है कि एक तो देखो हमने इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ी जिससे इतनी कोई आउटपुट भी नहीं मिलती, कि क्या हमने रिएक्ट किया वो उसका नाम तो लिख दिया, पर उसमें कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितने एटम्स हैं, किसके साथ रिएक्ट किया है, किस फॉर्म में है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये चीज़ें हमें नहीं पता लगती। तो इससे क्या है, हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिले। ठीक है जी। आगे देखते हैं, when in the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, कि जो जिनके बीच में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई तो वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जो हमें एरो के राइट हैंड साइड में दिख रहा है H2O, वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। कि दोनों ने रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट दिया है आउटपुट में। ठीक है जी। तो वो क्या है, प्रोडक्ट होगा। वेरियस कंडीशन अंडर विच रिएक्शन अकर्स। कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर रिएक्शंस होती है। सबसे पहले हीट,
प्रेशर, सनलाइट, कैटालिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और एक्सेट्रा, कि इनके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हो सकती है। ये कंडीशन है जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, जैसे कि हीट। अब मान लीजिए मैंने आइस ले ली, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है जी। उसको हीट किया, हीट करने से वो क्या लिक्विड फॉर्म में बदल गया, कि मतलब कुछ ना कुछ चेंज आया उसमें, वो उसकी फिजिकल चेंज आया, पर वो किसकी वजह से आया, हीट की वजह से आया। इसी तरह केमिकल चेंज के अंदर भी कुछ हीट चाहिए होगी, जहाँ पे वो प्रेशर या हीट की वजह से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे, कि वो रिएक्ट करेंगे। अब इसमें बताना क्या है कि अब हमने जो ये जैसे पीछे देखा, ए और बी दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट थे, तो रिएक्ट किए और आउटपुट में दे दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें हीट की ज़रूरत पड़ी है या प्रेशर की ज़रूरत पड़ी है या सनलाइट, लाइट की या कैटलिस्ट, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, जो भी कंडीशन इसके अंदर लगेगी जिसकी वजह से रिएक्शन हुई है, उसे हम शो कहाँ पे करेंगे, वो होगा हमारे एरो के टॉप या उसके लोअर में, कि जो हम ये ए प्लस बी रिएक्ट करके जो हमने दिखाया है प्रोडक्ट में कि सी दे रहा है, उसके ऊपर मैंने लिखा है हीट और लाइट, कि जो भी कंडीशन आपने यहाँ पे लगाई है उसे क्या करेंगे, या तो एरो के टॉप पे दिखाएंगे या उसे लोअर में दिखाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वेरियस कंडीशन, जिसे हम लोग शो कर रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमने H2+O2 लिखा, इसमें जो प्लस का सिंबल है ये क्या करता है, रिएक्टर मतलब रिएक्ट दिखाता है, कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जो एरो है ये क्या दिखाता है, प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करता है, H2O क्या हुआ, प्रोडक्ट, कि मतलब रिएक्ट करके हमें क्या प्रोड्यूस किया इसने, H2O प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। तो ये इसका सारे सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला जो हमारे H2O2 ये हमने लिखे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ये केमिकल फॉर्मूलाज है, कि इन सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में हमें इसे लिखा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं कैटालिस्ट, कि जैसे ये मैंने वेरियस कंडीशन बताई, इसमें हीट, प्रेशर, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें पता है, पर कैटालिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। दे आर दोज केमिकल विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट, कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। कि मान लीजिए वही मैंने दही जो जमाया था, है ना, तो उसमें क्या किया, खट्टा डाला, रात को हम रख देते हैं या दिन में रखते हैं, तो वो काफ़ी घंटों बाद जाके वो दही जमता है। अक्सर हम घरों में रात को दही को खट्टा लगा के रख देते हैं, तो सुबह देखते हैं तो दही तैयार होती है, तो लगभग उसने 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे तो लिए ही हैं, इतना टाइम उसने लिया। तो ऐसा क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ कैटालिस्ट मिक्स कर दे, जिससे क्या है, दही कुछ सेकंडों में ही या कुछ मिनटों में ही जम जाए, तो उसे कैटालिस्ट कहेंगे। ऐसा तो कोई नहीं होता कि इतनी जल्दी दही जम जाए, पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले और हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है जल्दी हो जाए, जल्दी से रिएक्शन हो जाए, ठीक है जी। विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है जी, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये उसकी प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ये नहीं है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर वो केमिकल कोई इन्वॉल्व होएगा या वो भी कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। उसका सिर्फ काम इतना था कि ए और बी को फर्स्ट काम करवाया, रिएक्ट करवाया, उसके बाद उसका काम खत्म। अब जो प्रोडक्ट मिला है वो हमारा ए और बी से मिलके ही बना है। ये नहीं है कि थर्ड जो केमिकल हमने उसमें कैटालिस्ट डाला है वो भी कोई मिक्स होके अपना प्रेजेंट होने का मतलब बताएगा कि हाँ मैं भी आउटपुट में आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ अपना काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, राइट सिंबल्स एंड फिजिकल स्टेट, कि मतलब सिंबल्स और फिजिकल स्टेट लिखने का क्या फ़ायदा है या कहाँ कैसे लिखे जाते हैं। कि टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज। कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा मतलब हमें वो काम दे, इंफॉर्मेशन दे, इसलिए हम क्या करते हैं फिजिकल स्टेट, हम जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। केमिकल फॉर्म जो कि केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में जो हमने रिएक्टेंट्स लिखे हैं उनके साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं, ठीक है जी। द गैसियस लिक्विड एक्वस सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन GLSQ। अब जैसे नीचे रिएक्शन देखो,
मैंने लिया H2 गैस, ठीक है जी। इसकी फिजिकल स्टेट थी गैस, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया G। G रिप्रेजेंट करता है गैस को, प्लस O2 ये भी क्या है गैस, तो इसको भी मैंने लिख दिया गैस की फॉर्म में। दोनों रिएक्ट किया, आउटपुट में हमें क्या मिला H2O, वाटर। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो मैंने L लिख दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, रिएक्शन के केमिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं रिएक्शन में हम लिखते हैं, इनके साथ साथ इनकी स्टेट भी लिखी रहती है, ताकि जिससे हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से मिले। मान लीजिए आपको लैब में कोई ये काम करने वाटर बनाने को दिया, ठीक है जी। आपने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और फाइनली वाटर तैयार करके आप टीचर को दिखा रहे हो कि मैम मैंने ये वाटर बना लिया। अब उस टीचर को क्या पता चलेगा कि आपने कितने हाइड्रोजन लिए, कितनी गैस ली, किस फॉर्म में ली, कुछ नहीं पता लगा। आप उसे उनको आउटपुट में वाटर दिखा रहे हो, है ना। अब अगर ये इक्वेशन लिख के दिखा दो कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स टू वाटर, तो ये भी लंबी लाइन है, कितने हाइड्रोजन है कितने एटम है ये कुछ नहीं पता लग रहा हमें। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनकी फिजिकल स्टेट और सिंबल दोनों लिखे जाते हैं कि गैस तो आपने ली है, पर गैस को आपने किस फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है कि गैस फॉर्म में लिया है। कि हमने देखा है ना कि ऑक्सीजन का कोई भी गैस को जब उसका प्रेशर घटा दिया जाता है या प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है तो गैस ही, पर आपने इसको किस फॉर्म में लिया, ये हमें ये नहीं पता लगा कि ऑक्सीजन तो ले ली, तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ली है या लिक्विड फॉर्म में ली है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ली है या लिक्विड फॉर्म में ली है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें उनके सिंबल्स के साथ दिखाना जरूरी होता है कि हमने जो हाइड्रोजन ली है वो गैस की फॉर्म में ली है, और यही इसका फ़ायदा होता है कि अब हम जब अपने टीचर को आउटपुट तो दिखाएंगे कि मैम ये हमने यहाँ पे या सर जो भी है कि हमने वाटर बना लिया, पर आपने किया क्या, आप कॉपी के ऊपर लिख के दिखाओ कि H2 के हाइड्रोजन के 2 एटम लिए जो कि गैस के फॉर्म में था, और 2 ऑक्सीजन के एटम लिए जो कि गैस की फॉर्म में था। इन दोनों को हमने रिएक्ट किया और आउटपुट में क्या मिला, H2O है जो वो भी ऑक्सीजन लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है जी। तो इस तरह से ज़्यादा बेटर है। तो यही फ़ायदा होता है सिंबल्स और फिजिकल स्टेट लिखने का। एक हमारा इसके अंदर आएगा एक्वस। एक्वस क्या होता है, एक्वस भी लिक्विड को ही शो करता है, पर मेनली वाटर को शो करता है। जहाँ पे वाटर यूज़ होएगा वहाँ पे एक्वस दिखाएंगे कि मान लीजिए कोई हमें प्रोडक्ट मिला है आउटपुट के अंदर, कोई भी हमें केमिकल मिला है, अगर वो वाटर के अंदर है, ठीक है जी, वाटर के साथ रिएक्शन है, तो हम उसे कहेंगे कि मान लीजिए CO2 है और वो मान लीजिए वाटर के अंदर है, तो CO2 उसके साथ में लिख देंगे एक्वस कि CO2 जो है वो वाटर के अंदर है, ठीक है जी। तो नीचे वाली रिएक्शन के अंदर मैं ब्रैकेट के साथ में लिख दूँ एक्वस, कि एक्वस जो यूज़ होता है वो सिंपल वाटर के लिए यूज़ होता है। ये नहीं है कि कोई और हमारे पास केमिकल है लिक्विड फॉर्म में तो उससे भी हम कह देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ पे अगर कोई केमिकल है तो उसे L लिक्विड की फॉर्म में दिखाएंगे, जहाँ पे वाटर है तो उसे एक्वस की फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे कि हम अक्सर यूज़ करते हैं घरों में, हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर यूज़ होते हैं, एक्वागार्ड की कंपनी ने नाम ही रख दिया एक्वागार्ड कि पानी का रक्षक। क्या है एक्वा से ही बना है क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है, कि वहाँ पे पानी हमारा फिल्टर होता है, उसके जो जर्म्स वगैरह को मार देता है, कि पानी की रक्षा करता है वो जर्म्स से, है ना। तो उसका नाम रख दिया कंपनी ने एक्वागार्ड, जो कि वाटर से रिलेटेड है। कहाँ से बना है, एक्वा से ही बना है, ठीक है जी। तो ये हमारी 2 रिएक्शंस होगी। अब इसके साथ साथ एक सिंबल और है अपर एरो और डाउनवर्ड एरो। ये कहाँ यूज़ होते हैं, अपर एरो यूज़ होता है फॉर गैस, जहाँ पे हमारी आउटपुट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे हमें गैस मिल रही है, जैसे CO2 निकली तो CO2 को हम दिखाएंगे अपर एरो से। ऐसा क्यों दिखाएंगे, क्योंकि CO2 गैस क्या होती है, हल्की होती है, मतलब CO2 गैस का कोई भी गैस होती है जो हल्की होने की वजह से वो हवा में मिक्स हो जाती है, हवा में उड़ती है, मतलब लाइट होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, तो उसे हमने अपर एरो से शो किया। और डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट, कि मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड, कि आउटपुट के अंदर हमें लिक्विड है, मान लीजिए वाटर के अंदर कुछ इनसोल्यूबल लिक्विड भी, हमें ऐसी रिएक्शन हमने कोई की कि जिसके अंदर वाटर के अंदर इनसोल्यूबल लिक्विड मिल गया, कुछ प्रेसिपिटेट मतलब कुछ बचा हुआ मटेरियल भी उसके अंदर जो मिक्स नहीं हो रहा, सॉलिड फॉर्म में पड़ा है वाटर के अंदर, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। या जैसे हम कहते हैं रेसिड्यू, जो बचा हुआ, कि जैसे हमने पहले कुछ फिल्टरेशन प्रोसेस किया था जिसके अंदर, तो सॉलिड और लिक्विड को जो फिल्टर किया फिल्टर पेपर से, तो क्या हुआ, वाटर अलग हो गया और रेसिड्यू बच गया था। इसी तरह वो क्या बचा हुआ, प्रेसिपिटेट, ये होता है बचा हुआ, मतलब जो अच्छे से मतलब आउटपुट के अंदर मिक्स नहीं हुआ और वो बॉटम पे जो लिक्विड है जिस कंटेनर में उसके बॉटम पे हमें प्रेसिपिटेट दिखा शो हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे, डाउनवर्ड एरो, कि मतलब सॉलिड मतलब सॉल्यूशन के अंदर
डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ कुछ सॉलिड बचा हुआ है तो वो प्रेसिपिटेट के लिए शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये दो एरो के सिंबल्स हो गए, प्लस का सिंबल हो गया और रिएक्शन का रिएक्ट करने वाला सिंबल हो गया, और ये नोटेशंस हो गए जो हमारे इसके अंदर रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, पर अब ये कितनी तरह की होती है वो देखते हैं। सब फर्स्ट है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कुछ मैचिंग वगैरह या कंबाइन होना, मैचिंग नहीं कंबाइन होना, कंबाइन कर देना, तो वो क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होके कोई नया एलिमेंट या नया मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसकी फॉर्म दिखा रखी है A प्लस B, दोनों क्या है दो अलग अलग प्रोडक्ट थे, मिलके क्या बनाया उन्होंने C नया प्रोडक्ट बना दिया। यही हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर भी दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग और दोनों ने मिलकर क्या बनाया वाटर H2O, वो तीसरा बिल्कुल ही अलग। तो इस तरह से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स सब्सटेंस से मिलके नया सब्सटेंस बनाया, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है जी, उसके बाद आ गया डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, टूटना, कि मतलब एक मॉलिक्यूल्स है, अब ए भी एक मॉलिक्यूल्स है, दो अलग अलग आइटम से कोई भी एक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है जी, कंपाउंड है, उसे जब हम रिएक्ट करेंगे किसी चीज़ के साथ तो वो क्या है दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया। ठीक है जी, कि मॉलिक्यूल से अलग अलग एलिमेंट्स के वो क्या नाम हो एलिमेंट के एटम से, या कंपाउंड है, कंपाउंड भी क्या होता है दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो वो क्या हुआ जब हमने उसको रिएक्ट किया तो वो वापस अपने जो दो अलग अलग एलिमेंट थे उस फॉर्म में बदल गया। कि मान लीजिए H2O बना, H2O को वापस हमने क्या किया, जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, कि मतलब उसके अंदर हम अगर करंट या बिजली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की करंट अगर पास करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो वो हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि H2O इकट्ठा था, उसको रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हुए अलग हो गए, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें एटम्स ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। कि मतलब कि एटम्स जो होंगे एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, और उसकी जगह जाके खुद ऐड हो जाते हैं और एक कोई भी नया कंपाउंड या सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे इसकी फॉर्मेशन है AB प्लस C और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है CB प्लस A, तो उसमें क्या हुआ C ने A की प्लेस को उसको रिप्लेस करके अपनी वहाँ पे जगह ले ली। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे हमारे एक चैप्टर में भी यूज़ होता है मोशन चैप्टर में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले। ठीक है जी, तो उसको यहाँ पे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जब AB प्लस C को हमने मिक्स किया तो कुछ देर रिएक्ट हुआ, कि मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हो गई कि A B की जगह चला गया, A C की जगह चला गया और C A की जगह आ गया, तो इन्होंने क्या पोजीशन चेंज होगी इनकी टाइम के साथ साथ, तो वहाँ से भी ये वर्ड सही बना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट कि मतलब अलग अलग कंपाउंड क्या है म्यूचुअल आयंस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है जी, म्यूचुअल मतलब आपस में मिल बांट के एक्सचेंज कर लेंगे कि AB था AB प्लस CD था और आउटपुट में क्या मिला CB, CD से हमारे CD था जो वहाँ का C क्या हुआ AB के पास AB की जगह A की जगह आ गया और जो A था वो C की जगह चला गया, तो क्या हुआ दोनों अलग अलग कंपाउंड में आपस में म्यूचुअल आयंस एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट का कि मतलब डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एक जगह अपने पोजीशन चेंज हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगह चेंज होगी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। ठीक है जी, सम स्पेशल रिएक्शंस, इसके अलावा भी कुछ अलग से रिएक्शंस हैं जिन्हें देखते हैं हम। थर्मोकेमिकल मतलब थर्मो यूज होता है हीट से रिलेटेड, कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट की जरूरत पड़ेगी तो उसे थर्मोकेमिकल कहेंगे। सेकंड है फोटोकेमिकल मतलब फोटोकेमिकल से यूज़ होता है लाइट से रिलेटेड, कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें लाइट की ज़रूरत पड़े तो वो फोटोकेमिकल कहलाएगी। ये कहाँ पे यूज़ होती है मेनली, जैसे हमारे जो पुराने आजकल तो डिजिटल कैमराज आ गए, जो पहले कोडेक के कैमराज आते थे जिसमें बटन दबाते थे और लाइट फ्लैश जगती थी, तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती थी, उसी वजह से हमारी फ़ोटो रेडी होती थी।
ठीक है जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये हम कह सकते हैं हमारे बैटरीज वगैरह में या जो भी है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स होती है, कि हमारे जो मोबाइल की सेल बैटरीज है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें हीट एंटर करती है, ठीक है जी, मतलब जिसको हीट की जरूरत पड़ती है, जिसे हमें हीट देते हैं, मतलब रिएक्शन हुई जिसके अंदर हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट की जरूरत देनी पड़ी, ठीक है जी। और एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट इवॉल्व हुई, हीट निकली, ठीक है जी। अब जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हम घर पे वॉशिंग पाउडर लेके आते हैं, ठीक है, वॉशिंग पाउडर तो वो भी गर्म होता है, या फिर आप ले लो पीओपी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे घरों पे दीवारों पे, या जो ये वाइट वॉश होता है, तो उससे क्या करते हैं, जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करते ही वो क्या है, पूरी पूरी बकेट को गर्म कर देता है, तो उसमें से क्या है, हीट निकल रही है, उनके रिएक्टर होने पे हीट निकल रही है, ठीक है जी, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, ये दो रिएक्शन को मिक्स करके बनाया गया है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, और ऑक्स से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये दो अलग अलग रिएक्शंस है। रिडॉक्सी रिएक्शन मतलब जिसमें से ऐसी रिएक्शन जिसमें से रिडक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, ठीक है जी, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ये दोनों का एक ही मतलब है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को निकाल देना और हाइड्रोजन को ऐड कर देना। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें से ऑक्सीजन को ऐड कर देना और हाइड्रोजन को निकाल लेना, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है जी। आप अभी सिर्फ इनके नाम देख लीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें अच्छे से और बेटर डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। सम स्पेशल रिएक्शंस होगी हमारी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। जल्दी मिलेंगे हम अपनी न्यू लेक्चर के साथ, न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।